हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। मतलब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज उनका जन्म दिवस भी है, अंबेडकर जयंती भी है। और आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ज्ञानी कोई नहीं था, ना हुआ है, ना अभी तक हुआ भी नहीं है। मतलब इतने वो प्रखर बुद्धि के नेता थे। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में, उनके कुछ जीवन के बारे में, उनका राजनीतिक जीवन, उनकी एजुकेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने समाज में अपना क्या योगदान दिया, ये सब हम इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत निर्माता, संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत निर्माता मतलब जिस भारत में हम आज रह रहे हैं, जिस आजाद भारत में हम आज रह रहे हैं, उसका निर्माण करने वाले, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, और संविधान निर्माता, आपको पता है संविधान निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, हमारे संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, ठीक है, उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे। जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस थी उसमें भी हमने चर्चा की थी इस बारे में। ठीक है, तो ये भारत रत्न इनको मिला था। भारत रत्न मरणोपरांत इनको दिया गया। ठीक है, 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न इनको दिया गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका नाम कैसे पड़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे कि हमने यहाँ देख सकते हैं, रामजी इनके पिता का नाम था। ठीक है, और माता का नाम इनका भीमाबाई था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। तो यहाँ से भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर कहाँ से आया, इनका जो सरनेम था तो सकरपाल था। इनका सरनेम सकरपाल था। ठीक है, अंबेडकर इनके एक गुरु थे, ब्राह्मण गुरु। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। ठीक है, आगे चलकर इसको प्रॉब्लम ना आए इसकी जाति की वजह से, क्योंकि ये महार जाति में पैदा हुए थे। उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारा स्वर्ण समुदाय था, ठीक है, ब्राह्मण जो लोग थे या उच्च जाति के जो लोग थे, वो महार जाति को बहुत ही नीचे तबके का समझते थे। ठीक है, उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता था। तो इनके जो गुरु थे, गुरु ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर, उन्होंने स्कूल में इनका नाम लिखवाया अपना सरनेम देकर। तो अपना सरनेम देकर उन्होंने इनका नाम लिखवाया, तो इसलिए इनका नाम पड़ा भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर, इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, तो इसलिए डॉक्टर इनके नाम के साथ जुड़ा। ठीक है, तो इनकी ये कहा, इनके जो पिता थे वो महू सेंट्रल प्रोविजन में क्या थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार थे। तो इनका मतलब ठीक ठाक इनकी परिवार की इनकम थी। ठीक है, क्योंकि सूबेदार का पद उस टाइम पे एक ऑफिसर रैंक ही होती थी। ठीक है, जो इनके पूर्वज थे, इनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे, छोटे मोटे पद पर लगे हुए थे। मतलब सेना में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में छोटे मोटे पद पर लगे हुए थे। लेकिन 1857 में जब कंपनी का शासन खत्म हुआ और क्राउन का शासन आया, तो इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में महू कैंट में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, 14 बहन भाइयों में ये सबसे छोटे थे। ठीक है, 14 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी जो पत्नी थी रमाबाई, इनकी 13 या 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। इनके पिताजी ने इनका विवाह कर दिया। ठीक है, उस टाइम पर इनकी जो पत्नी थी वो 9 वर्ष की थी। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया। ठीक है, फिर बाद में 1948 में इन्होंने एक ब्राह्मण लेडी के साथ विवाह किया जिसका नाम शारदा था। ठीक है, मतलब बहुत ही लेटर फेज में अपनी एज के इन्होंने विवाह किया 1948 में, जिसका नाम शारदा था। लेकिन इनसे विवाह के बाद उनका नाम
सविता अंबेडकर हो गया। विवाह के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ सॉरी, रिटायर हुए। इनके पिताजी देखे, इनका जो जन्म हुआ 1891 में हुआ। ठीक है। उसके 3 साल बाद 1894 में इनके पिताजी रिटायर हो गए। तो एक अच्छा जो जीवन था वो इनको सिर्फ 3 साल तक ही मिला। उसके बाद इनके जो घर का जो खर्च था या जो भी है इनका घर का खर्च या बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश, वो सिर्फ पेंशन पर ही आधारित थी। ठीक है, जो पिताजी की पेंशन मिलती थी। तो उसके बाद 1894 में इनके पिताजी रिटायर हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद ये रत्नागिरी महार जाति से थे। इनका गांव था रत्नागिरी महाराष्ट्र। ठीक है। ये वहां वापस आ गए। ठीक है। उसके बाद देखिए इनके गांव का नाम था अंबा दावेकर था। तो इनके यहाँ क्या प्रचलन था, इनके यहाँ प्रचलन था कि जब नाम होता है उसमें माता पिता और गांव का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन इनके गुरु ने बोला कि बहुत ही मतलब टिपिकल नेम हो जाएगा अंबा दावेकर, तो इसलिए उन्होंने अंबेडकर नाम भी अपने जो सरनेम है इनके गुरु ने इनको अंबेडकर नाम दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनकी शिक्षा। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए की। ये अपनी जाति के मतलब महार जाति के ऐसे पहले युवक थे जो इस डिग्री तक पहुंचे थे, मतलब बीए की डिग्री तक पहुंचे थे। इससे पहले कभी कोई इनके जाति से इतने निचले तबके से उठकर ऊपर नहीं आया था कि वो इस डिग्री तक पहुंच जाए। ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी इन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। तो ये एक तरीके से हमारे समाज के लिए या हम लोगों के लिए सभी के लिए प्रेरणा भी है कि एक इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी, इतने निचले तबके के होने के बाद भी ये ऊपर उठकर आए और परिस्थितियों को मात देते हुए इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली। कहा जाता है कि इनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रीज इनके पास थी। ठीक है। तो एल्फिंस्टन हाई स्कूल 1897 में इन्होंने वहां पर एडमिशन लिया बॉम्बे में। ठीक है। फिर उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी एंड डीएससी की। और ग्रेस इन से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री की। मतलब ये इतने बुद्धिमान थे कि एक तरफ साइंस पढ़ रहे हैं, एक तरफ आर्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव इनका माइंड था कि क्रिएटिव माइंड ही होता है जो चारों तरफ अपने पंख फैला सकता है। मतलब डिग्रियां इनके पास इतनी थी और हर एक सब्जेक्ट में इनके पास डिग्रियां थी। ठीक है। तो स्कूली जो इनकी शिक्षा थी वो भी बहुत कठिनाइयों से गुजरी है। कैसे गुजरी है? जो स्वर्ण जाति के बच्चे थे, मतलब कहा जाता है जब ये क्लास में एंटर हुए और जाकर क्लास में बैठ गए तो जो बच्चे थे, क्योंकि स्वर्ण जाति के बच्चे ही पढ़ते थे, महार जाति के बच्चों को तो वो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। तो जब ये क्लास में एंटर हुए, एंटर होने पे सब बच्चे खड़े होकर पीछे खड़े हो गए, मतलब उठे और पीछे खड़े हो गए। तो टीचर ने पूछा कि आप खड़े क्यों हो? तो उन्होंने इनकी तरफ इशारा किया कि ये बैठे हुए हैं। ठीक है। टीचर भी मतलब उस टाइम पर इतनी उनकी मानसिकता इतनी खराब थी लोगों की, टीचर्स की भी, कि उन्होंने इनको क्लास से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर पढ़ना है तो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ोगे। तो इन्होंने क्लास के बाहर बैठकर ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। ठीक है। और जब टीचर आंसर मतलब पूछते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, तो इनको आंसर आता था। और जो स्वर्ण जाति के बच्चे थे, कहा जाता था कि स्वर्ण जाति बहुत ही बुद्धिमान होती थी या बुद्धिमान होती है, तो उनको आंसर नहीं आता था। ये हाथ उठाते थे, फिर भी इनसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिया जाता था। तो उन्होंने टीचर से पूछा कि जब मुझे आंसर आता है तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछते हो?
तो टीचर ने बोला कि तुम्हें बाहर बैठ के सुनने दिया जा रहा है, मतलब जो क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सुनने दिया जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आंसर देने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये तो तुम इसकी कल्पना करना ही छोड़ दो। फिर और क्या, और इनके साथ क्या बुरा व्यवहार होता था स्कूल में, कि स्कूल में इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। मतलब जिस मटके में पानी रखा होता था उस मटके को छू के पानी भी नहीं पी सकते थे। पियन आता था, पियन इनको ऊपर से ऐसे पानी डालता था मग से या जग से, तो वो फिर ये ऐसे करके पानी पीते थे, नहीं तो इनको पानी भी नहीं पानी भी पीने नहीं दिया जाता। अगर पियन छुट्टी पर है तो ये पूरा दिन बिना पानी पिए स्कूल में ऐसे ही निकाल देते थे। तो इस तरीके से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, फिर ये दादा केलुस्कर कौन थे? एक दिन ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जब कर रहे थे बॉम्बे में, तो ये पार्क में बैठकर क्या हुआ, इन्होंने ये पार्क में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो दादा केलुस्कर कौन थे? ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ये खड़े हो गए, तो दादा केलुस्कर ने बोला कि बैठो तुम भी, तो ये नहीं बैठे। तो इनके हाव भाव देखकर दादा केलुस्कर को लगा कि ये बच्चा तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन लगता है कि कोई निचली तबके का बच्चा है, इसलिए नहीं बैठ रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम बैठो, मैं मतलब इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, ऊंच नीच जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ। तब दादा केलुस्कर ने इनको बुद्ध की जीवनी दी। यहाँ से इनका बौद्ध धर्म से सरोकार हुए, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में इनको जानने को मिला। ठीक है, फिर 1930 में ये यूएस गए। यूएस कैसे गए? ये तो बहुत गरीब थे, तो यूएस तो ये जा नहीं सकते थे। तो दादा केलुस्कर जो थे वो उनको बड़ौदा के गायकवाड़ राजा थे, जो आपको पता है हमने देसी रियासतों के बारे में अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। तो उस टाइम जो देसी रियासतों के राजा थे, बड़ौदा की देसी रियासत के राजा गायकवाड़ थे। मतलब गायकवाड़ एक तरीके से मतलब सब जैसे सिंधिया फैमिली है या होलकर फैमिली थी, उस तरीके से गायकवाड़ थे। ठीक है, उनके राजा सयाजी राव थर्ड स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। तो इन्होंने दादा केलुस्कर ने इनसे मिलवाया, राजा सयाजी राव थर्ड से मिलवाया और क्या कहा कि मतलब ये बहुत बुद्धिमान बच्चा है, ये अगर बाहर से स्कॉलरशिप लेकर मतलब बाहर से पढ़ाई कर आएगा तो फिर ये आके आपके लिए काम करेगा। तो इन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या 25 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप दी। ठीक है, 25 रुपये पर मंथ इनको दिया। उस टाइम पे बहुत अच्छी रकम थी, मतलब ये आराम से अपना खर्चा निकाल सकते थे। ठीक है, 1930 में। ठीक है, स्कॉलरशिप दी और ये यूएस गए पढ़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो जो मनी थी, मतलब 25 रुपये थे, वो बहुत कम पड़ने लगे। ठीक है, बहुत इनको कम पड़ने लगे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जो डिग्री थी वो पूरी की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आकर इन्होंने 1930 के बाद जब ये वापस आए तो उसके बाद इन्होंने मतलब अपने वादे के मुताबिक सयाजी राव के यहाँ पर नौकरी की। ठीक है, सयाजी राव के यहाँ पर नौकरी की, इनको सेना में सचिव बनाया गया। सचिव बहुत ही ऊंचे पद का रैंक होता है, जैसे कि आज के दौर में सचिव बनने के लिए आईएएस रैंक होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा, मतलब आईएएस रैंक का अधिकारी सचिव पद पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या थे, सेना में सचिव बनाया गया। तो जैसे इनको सेना में सचिव बनाया गया तो जो इनके नीचे पियन था वो स्वर्ण जाति का था, या इनके नीचे के और जो लोग थे वो स्वर्ण जाति के थे। तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि
मतलब एक निचले तबके का आदमी, महार जाति का आदमी, मतलब हमारे ऊपर है, हम उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो पियन आता था, फाइल इनके मुंह पे देके मारता था, ठीक है। और जो इनकी टेबल होती थी ऑफिस की, वो भी साफ नहीं की जाती थी। तो इनके साथ बहुत ही गंदा बिहेव हुआ उस नौकरी में भी। तो ज़्यादा दिन वो नौकरी नहीं चली इनकी, ठीक है। फिर 1918 में क्या हुआ, 1918 में ये मुंबई एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के। इकोनॉमी से तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। तो ये 1918 में प्रोफेसर बने पॉलिटिकल इकोनॉमी के। लेकिन वहाँ पर भी बच्चों ने, मतलब जो स्वर्ण जाति के ही बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई करते थे, तो स्वर्ण जाति के बच्चों को भी ये पसंद नहीं था कि हम एक महार जाति के मतलब आदमी से पढ़ाई करें, मतलब वो हमें पढ़ाए। तो बच्चे क्लास से भाग गए। लेकिन फिर जो वहाँ के हेड थे, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हेड थे, उन्होंने बोला कि आप 4 दिन पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो हम इनको हटा देंगे। लेकिन 4 दिन पढ़ने के बाद बच्चे इनके इतने बड़े फैन हो गए, मतलब इनका पढ़ाने का तरीका, इनकी नॉलेज ने बच्चों को बहुत इम्प्रेस किया। तो फिर ये वहाँ उस पद पर बने रहे, ठीक है। फिर इन्होंने 1920 में एक मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला। मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला किसकी सहायता से? शाहू थे। शाहू कौन थे? देसी रियासत के ही एक राजा थे, कोल्हापुर के, ठीक है, कोल्हापुर के। इनकी सहायता से एक साप्ताहिक पत्र निकाला, मूक नायक, ठीक है। ये जो थे साहू, ये भी समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे थे, मतलब ये भी जात पात भेदभाव को मिटाना चाहते थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूक नायक पत्र निकाला कि कुछ चंद लोग ही, मतलब ज्यादा लोग नहीं, तो कुछ चंद लोग ही मेरी विचारधाराओं को पढ़े और समझे और समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आए। क्योंकि जो चीज इन्होंने झेली थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जो चीज इन्होंने झेला था, उस चीज में ही इन्होंने बदलाव करने की ठानी, ठीक है। उस चीज को ही ये समाज से बदलना चाहते थे, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मतलब हर किसी के लिए इन्होंने काम किया। बंधुत्व और समानता को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा इनका जो काम था वो समानता के क्षेत्र में था। ये समाज में समानता को लाना चाहते थे कि कोई भी ऊंच नीच, जात पात, भेद का जो भेदभाव है वो इस चीज को खत्म करें, मतलब इस चीज को समाज से हम खत्म करें, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने संगठित प्रयास किया दलितों के लिए, मतलब एक दलितों के लिए एक संगठन बनाया। फर्स्ट जो इनका संगठन था, फर्स्ट वो था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनका फर्स्ट एक संगठन था जिसमें दलित थे। इन्होंने क्या काम किया उसमें? इन्होंने इसमें कहा एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हम करेंगे, ठीक है। हम अपने समाज का क्या करेंगे? एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एजुकेटेड होगा इंसान तो ही वो अपने समाज को मतलब इनकम कर सकते हैं। अपने जो अपनी परिस्थितियां है, एजुकेशन के थ्रू ही परिस्थितियों को बदला जा सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ये सब चीजें इनकी ऑटोबायोग्राफी में ही लिखी हुई है। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और संविधान में आपको पता है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके बगैर तो संविधान का निर्माण होना इम्पॉसिबल ही था। मतलब ये इतने दूरदर्शी थे, तब इन्होंने बैठ के संविधान लिखा और आज के भविष्य में, मतलब भविष्य की बारे में सोचकर इन्होंने संविधान लिखा और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उस संविधान को, और अपने देश के प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से चला पा रहे, ठीक है। तो जो केवी राव थे, इनको संविधान का एक तरीके से जनक कहा जाता है, लेकिन केवी राव ने कहा जनक होने के साथ साथ ये संविधान की जननी भी है, मतलब इनको माता और पिता दोनों का दर्जा देना चाहिए हमारे संविधान का,
ठीक है। तो इनकी बुक्स कौन सी है, बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, पत्र पत्रिकाएं निकाली। तो रेडल्स ऑफ हिंदुज्म, रेडल्स का मीन्स होता है दिखावा या कर्म कांड वगैरह जो हिंदूज में होते हैं, लेकिन रेडल्स का मीनिंग होता है पहेलियाँ। तो वो इन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी। और जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो विभाजन हुआ तो उस टाइम पे थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने जो उनके विचार थे उसके लिए किताब लिखी, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और नेक्स्ट इनके बारे में तीनों आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, तीनों आरटीसी गोल मेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया 1930, 1931, 1932, ठीक है। और ये कम्युनिस्ट अवार्ड के सहमत थे, कम्युनिस्ट अवार्ड के लिए सहमत थे कि मतलब इनका कहना था कि एससी लोगों को भी आरक्षण दिया जाए, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब भारत आजाद होगा उसके बाद हम एससी लोगों को आरक्षण देंगे, ठीक है। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के जो पक्ष में जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस और पूरा भारत गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगा रहा था, लेकिन ये उस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये फिर क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये हमारे देश के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बने, ठीक है, कानून और न्याय मंत्री बने। ये हमारे भारत के फर्स्ट क्या बने, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, फर्स्ट कानून मंत्री। फिर उसके बाद जब हमारे देश में फर्स्ट टाइम चुनाव हुए तो ये जो चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा की सीट से ये हार गए, ठीक है, लोकसभा की सीट से हार गए। फिर राज्यसभा से ये मेंबर बनकर आए, राज्यसभा से ये चुनाव जीत गए और मेंबर बन के आए। तो ये इनका एक जर्नी थी, मतलब कैसे ये इन्होंने अपनी शिक्षा ली, कैसे इन्होंने परिस्थितियों का सामना करके समाज में सुधार किया, संविधान में योगदान दिया, ठीक है। और 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया, ठीक है, दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। कहते हैं डायबिटीज के पेशेंट थे, तो लास्ट फेज में इनकी डायबिटीज इतनी बढ़ गई थी कि इनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो कहा जाता है कि सोते सोते इनकी डेथ हो गई थी। तो ये था हमारे संविधान निर्माता, भारत निर्माता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।